आज भारत का सवाल के साथ लगातार आपको बने रहना है क्योंकि ये सीधे आपसे जुड़ी हुई खबर है। सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन के बिना ज़िंदगी चलती नहीं है और इसी मोबाइल फ़ोन पर कई बार आपके पास फ़ोन कॉल आते हैं। फलाने कुरियर से बोल रहे हैं, फलानी जगह से बोल रहे हैं, आपका ये सामान आया हुआ है, वो फेडेक्स से आ रहा है, इस तरीके का। यहाँ तक कि ट्रू कॉलर जैसे ऐप भी जो है इनको पकड़ नहीं पाते हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ जगह पर फिजिकली लोग पहुँच जाते हैं, वर्दी पहनकर लोग पहुँच जाते हैं इसी फ़ोन कॉल में, देखते हैं कौन डर गया है। और इस डर के बाद जो चूना लगाया जाता है उसके इतने किस्से आ रहे हैं एक के बाद एक जो चिंता को बढ़ा देते हैं। डिजिटल अरेस्ट इसको नया नाम दिया गया है। ये चल रहा है, कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम का मतलब ही है कि आप फ़ोन आया, फलानी चौकी से बोल रहे हैं, बेटे को पकड़ लिया गया है, बच्चा इधर मिला है, आपको एक फेक कॉल किया जाता है और पुलिस की तरफ से ये कॉल किया जाता है। आप इसके झांसे में आ जाते हैं, कई लोग डर जाते हैं। आपका कुछ सामान आया था, उस सामान में आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं और ये आपको आकर ऐसा करना होगा, ये करना होगा, कुछ डिटेल्स मांगी जाते हैं और उसके बाद आपके साथ हो जाता है एक बड़ा फ्रॉड, एक बड़ा स्कैम चल रहा है। पहले तो कुछ सवाल खड़े होते हैं कि ये स्कैम कैसे चल रहा है, स्कैम को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें एक इवोल्यूशन के दौर से गुजर रही हैं ना, बहुत तेज़ी से हम देखते हैं कि किस तरीके से डिजिटल मीडिया का प्रसार हो रहा है, फ़ोन का इस्तेमाल, तो इसमें नए नए तरीके अपराधी भी निकाल लेते हैं और लोगों को झांसा दे देते हैं। तो सतर्कता आती है, लेकिन आते आते तक कई लोगों को चूना लग चुका होता है। कैसे बचें पर बात करेंगे, कई एक्सपर्ट्स मेरे साथ इसमें जुड़ेंगे। तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम ये बहुत सुनने को मिल रहा है, बहुत से लोग इसके शिकार भी हो रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स ने इस दौरान कुछ लोगों को करोड़ों रुपए तक का चूना लगाया है। साइबर स्कैमर्स न सिर्फ विक्टिम के नाम पर बैंक से पर्सनल लोन ले लेते हैं, बल्कि उसके बाद उन रुपयों को बैंक खाते से उड़ा भी लेते हैं। ऐसे में सतर्कता बेहद ज़रूरी है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर क्या क्या सावधानी रखें, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। वो कहते हैं ना कि सुविधा दुविधा भी लाती है। जाहिर है, टेक्नोलॉजी ने हमारी राह आसान की है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी समस्याओं ने भी जन्म लिया है जिस पर हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे ही हाईटेक युग में डिजिटल अरेस्ट का मामला है। डिजिटल अरेस्ट शब्द बिल्कुल नया है, वहीं इसने अपने खौफ में तमाम लोगों को शिकंजे में ले लिया है। देश भर में लगातार हो रही डिजिटल अरेस्ट की वारदात साइबर पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। डिजिटल अरेस्ट में साइबर फ्रॉड करने वाला शख्स आपको अरेस्ट का डर दिखाता है। इसमें आपको घर में ही कैद करके रखते हैं। ऐसे में ठग वीडियो कॉल के दौरान अपना बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं। इसे देखकर विक्टिम डर जाता है और डर की वजह से उसकी बातों में आ जाता है। वहीं फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर भी डराता है, धमकी देता है साइबर ठग। साइबर ठग जमानत के लिए कहकर आपके साथ स्कैम करना शुरू कर देते हैं। ठग विक्टिम को वीडियो कॉल से हटने नहीं देते, न ही किसी से कांटेक्ट करने देते हैं। विक्टिम को उसके घर में ही अरेस्ट कर देते हैं। उसको ये कहकर डराया जाता है कि उसके आधार कार्ड, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किसी गैर कानूनी काम के लिए हुआ है। ये सब होने के बाद आपको डराने धमकाने का गेम शुरू होता है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है। डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एडवांस तरीका है। किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है। स्कैम के शिकार अधिक पढ़े लिखे लोग और अधिक होशियार लोग होते हैं। साइबर ठग ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रखता है। नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। इस दौरान वे लोगों से वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए कहते हैं। इस बीच पैसे भी ट्रांसफर कराते रहते हैं। पिछले 3 महीने में दिल्ली एनसीआर में लगभग 600 मामले आए, जिसमें 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। जिसकी नहीं है कोई कानूनी व्यवस्था, जो है पूरी तरह से फर्जी, लेकिन पढ़े लिखे लोग इसमें फंस जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ने उन्हें डिजिटल माध्यमों से पकड़ लिया है। एकदम गैर कानूनी। बेहद जरूरी है कि आप साइबर ठगों से सावधान रहें। आइए सावधानी के कुछ तरीकों पर नजर डालते हैं।
किन किन बातों का ध्यान रखें। किसी भी अनजान सोर्स से आए हुए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल्स देने से बचें। पर्सनल डेटा और किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पर मजबूत पासवर्ड लगाकर रखें। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड ना करें। किसी भी अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कुछ भी इंस्टॉल ना करें। अपने डिवाइस को अपडेटेड रखें। अपने सभी ऐप्स को अपडेट रखें। बहुत ही पढ़े लिखे समझदार मैच्योर लोगों को साइबर फ्रॉड के माध्यम से चूना लगाने का एक नायाब और सक्सेसफुल तरीका सावधानी ही बचाओ। जाहिर है सावधानी ही बचाव है। सतर्क रहेंगे तो साइबर ठगों से सावधान रहेंगे। किसी भी फोन कॉल आने से पैनिक में ना आए। पूरी तहकीकात करें, बस ठगों के हौसले पस्त हो जाएंगे। डिजिटल अरेस्ट वाला खुद ही अरेस्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, एक ऐसा मामला है जिसको अलग अलग एक्सपर्ट से समझना होगा। सौरभ मणि त्रिपाठी साइबर एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज अग्रवाल जी को आप सुन रहे थे, रिपोर्ट में आपने कुछ छोटी छोटी बाइट्स उनकी सुनी है, थोड़ा डिटेल में उनसे बात करेंगे। साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में। और पुलिस के नाम पर यह भय दिखाया जाता है, तो मेरे साथ बड़े अच्छे मेहमान इस पर बात करने के लिए हैं। अशोक कुमार जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तराखंड के, आप जानते हैं, कई बार चर्चा में हमारे साथ रहे हैं। और साइबर एनकाउंटर उनकी एक किताब भी है, तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा गहन अध्ययन किया होगा। मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा अशोक जी, क्योंकि यहां पर पुलिस का डर दिखाया जा रहा है और हम जानते हैं कि एक पुराना तरीका होता था, फर्जी वर्दी का इस्तेमाल करके पुलिस वाला बनके ठगी होती थी। आजकल उसी में बस साइबर और जुड़ गया है, तो लोगों के डर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा साइबर टेक्नोलॉजी, लेकिन सबसे बड़ा डर यहां पर है पुलिस का डर, क्योंकि पुलिस पर भरोसा होता है लोगों का। वैसा सेटअप बना लिया, उनको अरेस्ट कर लिया, एक तरीके से डिजिटल अरेस्ट जो आजकल शब्द यूज होने लगा है। तो थोड़ा सा बताएं कि एक तो ये हो कैसे जाता है, मतलब इसके बारे में हमें पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं, कई केसेस आ गए हैं, इसके बावजूद कैसे ये लोग इस स्कैम को अंजाम दे रहे हैं और इस पर हम या पुलिस क्या कर रही है, जो असली पुलिस है वो क्या कर रही है? देखिए, जो हो तो इसलिए जा रहा है कि हम लोगों में कहीं ना कहीं डर होता है। हमारी किसी न किसी कमजोर नस का अपराधी फायदा उठाता है, तो उसी डर का ये फायदा उठा रहा है कि भाई हमने कुछ गलत किया हो। जैसे किसी ने किसी को बोलेंगे कि आपके पार्सल आया है, पार्सल में ड्रग्स थी। आपने जब पार्सल आपने मंगवाया नहीं, तो आप बोलिए मैंने मंगवाया नहीं, तो मेरे नाम से कैसे आ गया। अगर आप मतलब आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर, और ये डर फैक्टर को कम होना चाहिए, तो वो उस तरह से ही बोलेंगे। कभी बोलेंगे सीबीआई आपके पीछे है, कभी बोलेंगे ईडी आपके पीछे है, कभी बोलेंगे नारकोटिक कंट्रोल वाले आपके पीछे हैं। तो वो फर्जी या पुलिस बन करके वो आपको डराते हैं कि आपने कोई ना कोई बड़ा क्राइम कर दिया है और अब आपके पीछे सीबीआई या ईडी या नारकोटिक्स वाले लगने वाले हैं, और उस डर का वो फायदा उठा रहे हैं जी। तो आप देखिए, आप पुलिस के इतने सीनियर मोस्ट अधिकारी, थोड़ा सा दर्शकों को यह भी बताएं कि पुलिस इस तरह से काम नहीं करती। अगर कोई मामला होगा भी तो पुलिस ऐसे काम करेगी, थोड़ा ये भी समझाएं तो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आपसे लोग जानेंगे तो उन्हें समझ में आएगा पुलिसिया कार्यवाही क्या होती है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात बोली है कि अगर पुलिस को कोई इस तरह का वो मिलता है, पार्सल मिलेगा या कोई भी ऐसे कोई क्राइम की घटना या कोई ड्रग का वो मिला, तो आपको सीधे वो कॉल करेंगे और आपको बुलाएंगे, अपने पास बुलाएंगे। डिजिटल अरेस्ट के जाल में मत आइए। द मोमेंट दे से कि हमने आपको कंप्यूटर पे अरेस्ट कर लिया, आप इतना पैसा ट्रांसफर करो, नहीं तो तब तक आप अरेस्टेड हो, ये सारा फेक है। फिर आपको डरा करके बैठा लेंगे और बोलेंगे आप अरेस्टेड है, अगर आप हिले तो हम आपका जो है आपको एक्चुअल में जेल भेज देंगे। तो आदमी उनसे डर जाता है, वहीं अपनी सीट पे बैठा रहता है, डिजिटली उनके कंट्रोल में रहता है और फिर फाइनली पैसा ट्रांसफर कर देता है। और लोग बाग करोड़ों करोड़ रुपया इसमें ट्रांसफर कर दे रहे हैं डर के मारे। तो मैं तो ये कहूंगा ये पुलिस का एक्चुअल रियल पुलिस का मॉडस ऑपरेंडी है ही नहीं कहीं भी, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, चाहे वो नारकोटिक कंट्रोल हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी। सर, मैं बाकी के मेहमानों पर जाऊं उससे पहले फिजिकली अगर कोई वर्दी पहनकर आपके घर पर आ जाए इस बातचीत के बाद में, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा भी हो चुका है कि कुछ लोगों ने अगर उसको डिसकंटिन्यू, तो डराने के लिए कुछ लोग पहुंच भी गए वहां पर।
तो आप अपने एरिया के जो पुलिस है उससे बात करिए, आप 112 कॉल करिए, वहां से रियल पुलिस आएगी, 112 आपके एरिया की पुलिस आएगी, उससे वेरीफाई कराइए, क्योंकि वो फिर आई कार्ड वगैरह भी फर्जी बना लेंगे, फेक बना लेंगे। तो वो सब से बिल्कुल घबराना नहीं है, ये मान के चलिए कि ये सारे हथकंडे वो अपनाएगा जो फर्जी आदमी है। तो आपको रियल पुलिस से कांटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। और आप उसको जब रियल पुलिस की धमकी देते हैं ना, वो ऐसे भी डर जाते हैं। जब द मोमेंट यू से कि आप फेक फेक हैं और मैं आपके डर जाल में नहीं डर आऊंगा। और डर डर एकमात्र चीज है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। हम सब में कहीं ना यस, कहीं थोड़ा बहुत डर एग्जैक्ट। होता है, लेकिन आपके डर को एक्सप्लॉइट करके और आपकी साइकोलॉजी में कुछ इस तरह से घुस जाते हैं, वो पहले तो समझ लेते हैं, इस बात को गेस कर लेते हैं कि हाँ ये डरपोक बंदा है, इसको 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 आराम से फंसाया जा सकता है, इसके साथ स्कैम किया जा सकता है। अनुज जी को हमने थोड़ा सुना था रिपोर्ट में। अनुज जी, मैं चाहूंगा थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि ये जो साइबर का एक नेक्सस तैयार होता है, अशोक जी ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई किस तरह से होती है, लेकिन साइबर के नेक्सस के साथ में इस झूठ का जुड़ जाना इसको और ज्यादा खतरनाक बना दे रहा है। क्या लोगों को बिल्कुल अननोन नंबर्स को उठाना बंद कर देना चाहिए? आपने एक सतर्कता की बात बार बार कही, जो हम छोटी सी आप बाइट आपकी सुन रहे थे, उस सतर्कता के मायने कैसे समझाएंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने डॉक्टर तिवारी। देखिए, सतर्कता का सिर्फ इतना मतलब है, और जैसा कि अशोक जी ने भी बहुत अच्छी तरह बताया, कि हमें जब भी कोई इस प्रकार का मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि हमसे कुछ गलती हुई है, यानी यही तो बताया जाएगा कि भाई आपने कोई ड्रग्स का पैकेट मंगवा लिया, या आपके किसी बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया है, या आपके जो अकाउंट्स को हमने चेक किया है, या आपके खिलाफ ईडी का कंप्लेंट है, तो हमने उसी समय अपने आप को, अपनी छठी इंद्रिय को एक्टिव कर लेना है कि भाई पहली बात तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, और अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रूल्ड बाय लॉ है, और हर काम का, हर पुलिस का, हर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या है? वो बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि वो आपको एक नोटिस देते हैं, जिसमें वो लिख कर भेजते हैं, अपने अधिकारी का नाम लिखते हैं, जिस अधिकारी ने लिखा है, आजकल तो फोन नंबर और उसमें मोबाइल नंबर भी लिखते हैं, और उसमें क्यूआर कोड भी होता है ताकि फर्जी नोटिस ना चला जाए, और उसमें वो बुलाते हैं कि भाई ये नियरेस्ट स्टेशन है, आप यहाँ पर आइए और अपनी बात बताइए। तो हर जगह आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। तो ये बिल्कुल एक गांठ बांधने वाली बात है कि किसी भी प्रकार की आपको कोई सूचना पुलिस जैसी या किसी एजेंसी से आ रही है, तो आपको वो अपनी बात रखने का मौका देंगे और फिर अरेस्ट करेंगे। अगर हमें ये बात याद रहेगी, फिर हम डर में नहीं फंसेंगे। अगर हमसे कुछ गलती हुई भी है, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो भी हमें अपनी बात कहने का एक मौका जरूर दिया जाएगा, सीधे सीधे अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो ये है। अब जहां तक बात है कि अननोन नंबर्स को ना उठाने की, उसमें मेरी जो सलाह है कि अननोन नंबर से वीडियो कॉल ना उठाएं। नॉर्मल कॉल पे अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके फंसने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन अगर आप वीडियो कॉल और लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो फिर आपकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसमें कई बार आपके वीडियो वगैरह बना लिए जाते हैं, गलत तरीके के वीडियो बन जाते हैं, सेक्स वीडियो बन जाते हैं। तो वीडियो कॉल को तो बिल्कुल नहीं उठाना है अनजान। जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और मैं, क्योंकि आप साइबर लॉ के एक्सपर्ट भी हैं, तो ऐसे लोगों को जब अगर ऐसी परेशानी में फंस गए हैं या किसी इस तरह के ट्रैप में हैं तो उनको क्या करना चाहिए, इस पर भी मैं थोड़ा बात करूंगा। सौरभ मणि त्रिपाठी मेरे साथ में मौजूद हैं, और सौरभ जो हैं वो काफ़ी कुछ साइबर सिक्योरिटी पर काम भी करते रहे हैं। हमारी पहले भी इस मसले पर बातचीत हुई है। सौरभ, मुझे ये बताइए आप कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि तकनीकी चीज़ों के बहुत ज़्यादा जानकार हैं, वो एक प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपराध का एक नया तरीका बना लिया कि वो जैसे फर्जी पुलिस वाले बन के लोगों को डराया जाता था, अब उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को या मोबाइल फ़ोन का एक्सेस ले लिया कि घर पे जैसे खाना आ रहा है, ऐसे अपराधी भी घर पे पहुंच जा रहा है आपके। बिल्कुल प्रवीण जी, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना वो डर का है, जैसा सर लोगों ने बताया। तो इस डर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है लोगों को इसके थ्रू, और डर दिखाया जाता है कि कॉल किया, उन्होंने बताया कि भाई आपका कुरियर पकड़ा गया है। कभी भी फेडेक्स ऐसे कॉल करके कभी भी नहीं बताता है। फेडेक्स ने एक अब आप फेडेक्स की वेबसाइट जब खोलोगे तो उस पर उन्होंने एक नोटिस भी डाल दिया इस चक्कर में, या अदर जो कुरियर कंपनीज का वो नाम लेते हैं, उन्होंने एक प्रॉपर नोटिस डाला है
कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि वो कॉल करके बताएंगे और कॉल करके वो पूरा रिजॉल्व करवाएंगे मैटर किसी पुलिस डिपार्टमेंट से। डर बनाया जाता है, ये कई तरीके से बनाया जाता है, सिर्फ कुरियर के तरीके से नहीं बना रहे हैं। लोग कॉल करते हैं, कहते हैं कि आपका लड़का पकड़ा गया है, उसके 4 दोस्त पकड़े गए हैं, उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया है, आपकी डॉटर पकड़ी गई है, किसी रैकेट में पकड़ी गई है, उसने कुछ गलत काम कर दिया। ये अभी आगरा का तो केस आपको पता होगा, जिसमें एक वृद्ध महिला थी, उनको हार्ट अटैक आ गया। तो क्या होता है कि एक तो डर दिखाया जाता है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, जैसा अभी तो इसके बारे में हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगले 10 मिनट में जब आप इनसे बात करते हो ना, उस 10 मिनट में ही आपका एक AI क्लोन बना लेते हैं। उस AI क्लोन को, मान लीजिए आपके पास अभी आपने उनको पैसे नहीं दिए, तो उस AI क्लोन से, आपकी वॉइस सैम्पलिंग से, आपके फिजिकल अपीयरेंस से, वो एक कॉल करवाएंगे आपके फैमिली को। वहाँ पे हो सकता है वो कुछ बता दें कि पकड़ा गया है, और आपको सामने वीडियो में दिखा दें कि ये देखो, ये खड़े हुए हैं, ये बात कर रहे हैं। आपकी आवाज़ में डायरेक्टली कॉल करेंगे, वो बात करेंगे और बोलेंगे कि इतना जल्दी से ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो लड़का तो गया काम से, हॉस्पिटल में है, ICU में है, ऑपरेशन के लिए तुरंत ऑपरेशन नहीं किया, अगले 5 मिनट में तो सब हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखना है कि हम इसके चक्कर में ना पड़े। माय गॉड, आप जो बता रहे हैं ये तो उससे भी ज़्यादा एडवांसमेंट की बात है कि AI का इस्तेमाल करके अगर आपको वीडियो प्रूफ भी दिए जा रहे हैं, वॉइस प्रूफ भी दिए जा रहे हैं, तो भी वो संदेह के घेरे में है। एब्सोल्युटली। आपके पास अगर आपको वेरीफाई करना है, तो आप आसपास कुछ पड़ोसियों का, मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेम्बर बाहर रहता है, आप नेबर्स का नंबर रखो, आप उनके फ्रेंड्स का नंबर रखो, आप डायरेक्टली कॉल बैक कर लो। कॉल स्विच ऑफ आ रहा है तो बगल में कॉल कर लो, बट इतना आसानी से ट्रस्ट करने लायक नहीं है कि आपके पास कॉल आया और 5 मिनट के अंदर ICU में पैसे डिपॉजिट करने हैं। ऐसा नहीं होता है। वो 5 मिनट में अगर डिपॉजिट करने हैं तो नंबर कहाँ से निकला? नॉर्मली मोबाइल तो लॉक होता है। तो बहुत सी चीज़ें हमको देखना पड़ेगा प्रवीण जी। सिर्फ मतलब डर के साथ साथ लोगों का ग्रीड भी लोगों को डुबा रहा है। शेयर मार्केट में पैसे लगा दो, 10 गुना बढ़ जाएंगे, समझ रहे हैं? तो उसमें भी लोग फंस रहे हैं। अशोक जी, अभी आप सुन रहे होंगे, ये तो एक अगली श्रेणी, और इसी AI को लेकर जो चिंताएं हो रही थी पॉलिटिकल पार्टीज में, आपने देखी चिंता है, क्योंकि वो उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ कॉमन मैन, ये बहुत बड़े पैमाने पर ये फ्रॉड फैल सकता है कि किसी का क्लोनिंग कर रहे हैं आप AI के थ्रू, और उसकी आवाज़ या उसका वीडियो। और मेरे सामने कई ऐसे केसेस आए कि कुछ मित्रों के बड़े अश्लील वीडियोस बना दिए गए, और वो खुद चौंक गए कि भैया ये किस तरह का वीडियो बना दिया गया, और उसको प्रसारित कर देंगे, उसको YouTube पे डाल देंगे, जैसी धमकियां देकर पैसों की मांग होने लगी। तो इससे लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं? मतलब पुलिस के लिहाज से बताइए कि पुलिस इस साइबर लड़ाई में, और आपने तो पूरी किताब इस पर लिखी है, तो साइबर फ्रंट पर क्राइम से लड़ने में हम कितने मुस्तैद हैं? देखिए, मुस्तैद तो है, किंतु इसकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा है साइबर क्राइम की कि हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, पुलिस की कैपेसिटी के बियॉन्ड है। मतलब मैं कहूँगा कि अभी हम अंडर आर्म्ड है, उतनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो पाई है। जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो पाई, जबकि कोशिश हो रही है। देश भर में एक साल में करीब करीब 20 लाख साइबर क्राइम की कंप्लेंट आ रही है। 20 लाख, इमेजिन करो, वॉल्यूम इतनी ज्यादा है। और जो आपने बताया कि जो साइबर क्राइम हो रहा है, सबसे ज्यादा लालच की वजह से, फिर डर की वजह से, और तीसरा क्यूरियोसिटी की वजह से कि मुझे क्यूरियस इसमें है क्या, व्हाट इज, वो इन तीनों चीजों की वजह से हो रहा है। जो डीप फेक आया ना, जो इसकी बात की है इन्होंने, जो आप भी कर रहे हैं AI के थ्रू, तो डीप फेक तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए, क्योंकि हमें पहचान ही नहीं पाते कि असली है कि नकली है। और इसको पहचानने के लिए भी हमें फोरेंसिक की कैपेसिटी भी बढ़ानी है, वो तो बाद की बातें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ना अपने डर को कंट्रोल करके हमें 5 सवाल पूछने हैं, जो जिसको 5 Ws and 1 H बोलते हैं ना, कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, कैसे, कहाँ से आ गया मेरा पार्सल, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, ये मेरा बेटा वहां से कॉल कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, उसकी आवाज तो उसकी लग रही है, पर इस टाइम वो वहां होना ही नहीं चाहिए था। कोई बोलेंगे एक्सीडेंट हो गया आपका, फिर आपकी वाइफ से बात कराएंगे कि अभी 5 लाख रुपए हॉस्पिटल, मेरे को हॉस्पिटल में ना डाल दो, नहीं तो मेरा वो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सवाल लगाने, हर चीज में सवाल लगाना है। द मोमेंट वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, उसी टाइम। अब मैं थोड़ा अनुज जी को इसमें शामिल करता हूँ। अशोक जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। अशोक जी, आपने ये तो बता दिया कि लोगों को क्या करना चाहिए, लेकिन अनुज अग्रवाल साहब, मुझे ये बताएं आप कि क्या
एक वेब सीरीज पूरी बन जाती है, सेकंड पार्ट आ जाता है, उसमें सब बताया जाता है। पहले आपको याद होगा पैसे निकालने के लिए, वो पुरानी बात हो गई, अब कोई उस झांसे में नहीं आता। लेकिन यहाँ देखिए अपराधियों का एडवांसमेंट कि वो और नए तरीके निकालते हैं, और नए तरीके निकालते हैं। तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये लोगों की साइकी में इतनी सारी जानकारियां होने के बावजूद वो डरते क्यों हैं? अभी कई सुनने वाले हैं, वो कह रहे होंगे अरे ये तो बेवकूफ़ हैं वो लोग जो फंस जाते हैं, लेकिन जब किसी पर बीतती है तो वो लपेटे में आ जाता है। ऐसा क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये टॉपिक लाया, मोड़ जिसको कहते हैं कि इस पूरे डिबेट को दिया कि जानकार लोग ही इसमें फंस रहे हैं। मैं बहुत सारे सेमिनार्स करता हूँ, बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट को बताता हूँ, और मजे की बात यह होती है जिन सेशंस को लिया है उसी सेशंस के 2-3 दिन बाद ही कोई मुझे बोलता है कि मेरा वीडियो बन गया या मेरा डिजिटल अरेस्ट जैसी सिचुएशन आ गई। तो बड़ा अजीब लगता है। देखिए, हमारे देश में लोग बड़े ज्ञानी हैं और जब उन्हें कोई काम की बात बताई जाती है तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये एक बहुत टिपिकल टेंडेंसी है। और दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो ये एक लोगों ने बना रखा है। और दूसरा, ये जो क्रिमिनल्स हैं ये हिप्नोटिज्म के मास्टर हैं। अब ये कहाँ से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, ये एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है और इस पे शायद हम इस कार्यक्रम में ड्वेल नहीं करेंगे। बट इनकी पूरी लेबोरेटरीज बनी हुई हैं, इनकी पूरी एकेडमीज बनी हुई हैं और ये वहां से हिप्नोटिज्म को सीखते हैं। हिप्नोटिज्म एक बहुत पुरानी अच्छी टेक्निक है, लोगों को इलाज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट इसको यूज करते आए हैं, लेकिन ये क्रिमिनल्स उसका पूरा मिसयूज कर रहे हैं और हिप्नोटिज्म के माध्यम से उन टेक्निक्स को यूज करते हुए ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आप उसे डर भी कहते हैं, आप उसे लालच भी कहते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादातर विक्टिम से बात करेंगे उनके साथ जब ऐसा हो जाता है 24 घंटे अरेस्ट में रहने के बाद, तो वो अक्सर डिसओरिएंटेड मिलेंगे, आपको सही से बता ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या और वो क्यों इसमें फंसते चले गए। तो ये केवल लालच या डर वाली बात नहीं है, ये पूरी तरह से आज एक जो हमारी साइंटिफिक टेक्निक है हिप्नोटिज्म, उसका मिसयूज है और जो अपराधी हैं वो तेजी से इसको यूज करते जा रहे हैं और नए नए विक्टिम हमारे सामने आते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। ऑफ कोर्स डीप फेक का भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हिप्नोटिज्म की जो पुरानी टेक्निक थी उसमें उन्होंने एआई एनेबल्ड डीप फेक और साउंड कॉपिंग वगैरह को भी यूज किया है। तो वो पहले भी होता था, पहले लोग उसको खुद मुंह से करते थे, अब थोड़ा उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो गया, बट टेक्निक वही। जी, नहीं, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए रखा क्योंकि मैं इस पर आना चाहता था। क्योंकि कोई और साइकोलॉजिस्ट नहीं है और इत्तेफाक से मैं खुद मनोविज्ञान का छात्र हूं, तो मैं इस चीज़ को अवश्य रखना चाहूँगा कि मनोवैज्ञानिक रूप से एक तो लोगों को चिन्हित करना, हर कोई लपेटे में नहीं आता। वो लोग ज़्यादातर आते हैं जो जल्दी डर जाते हैं और लंबा समय इनके साथ बातचीत में देते हैं, घबराहट में जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, जिस हिप्नोटिज्म की आप बात कर रहे हैं उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन से लेकर या जैसा अभी शायद सौरभ जी ने बताया था कि उस तरह का माहौल बना लेते हैं, उस तरह का पुलिस स्टेशन बना लेते हैं, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जाने माने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब जुड़ गए हैं, एलन राव साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं। साथ साथ में सौरभ मणि त्रिपाठी, अनुज अग्रवाल और अशोक कुमार जी, तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। तो पवन जी, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि क्या एक हमने काफ़ी चर्चा की है, जब तक आप जुड़े हैं इसमें तो मुझे लगता है कई बिंदु आ गए होंगे, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बड़ी देर से आ रहा है कि क्या सपोर्टिव एजेंसीज भी हैं? क्योंकि क्रिमिनल सिर्फ अपने दम पर ये कर लें, इनको डेटा सप्लाई करना हो, कुछ लोगों को चिन्हित करके उनके बारे में जानकारी देना हो, क्या आपको लगता है एक सपोर्टिव सिस्टम भी इनके लिए काम कर रहा होगा, तब इतना बड़ा नेक्सस चल पा रहा है? देखिए, पूरी तरीके से एक सपोर्ट इकोसिस्टम बना हुआ है जो इस तरह के डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में साइबर क्रिमिनल्स का लगातार साथ दे रहा है। एक्चुअली एक वैक्यूम सा बना हुआ है। आप देखिए, टेलीकॉम नेटवर्क पर कॉल आती हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को सिर्फ अपने रेवेन्यू से मतलब है, वो ताल्लुक नहीं रखता कि साहब मुझे इसको मॉनिटर करना है या नहीं करना है। 50 शिकायतें कर लीजिए, शिकायतों का तो कोई तात्पर्य होता नहीं है। cybercrime.gov.in पर चले जाइए तो आप सिर्फ रिपोर्ट कर पाओगे, एफआईआर दर्ज होती नहीं है। 100 में से मुश्किल से 5 केसेस में एफआईआर दर्ज होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वो तो कहीं उठता जाता है कि प्रणाली जो है उतनी सशक्त है नहीं, और डेटा आपका और मेरा खुलेआम बिक रहा है। पैसे दीजिए, डेटा खरीद लीजिए, और हर व्यक्ति को टारगेट किया जाता है, अंधाधुंध टारगेट होता है। अब एक आज जो नई डेवलपमेंट है
वो ये है कि आपको एक ऑटोमेटेड कॉल आती है कि साहब आपको ये आपके फाइनेंस कंपनी से बोल रहे हैं, 0 या 1 दबा दीजिए। अगर आपके यहाँ कुछ है, 0 दबाएंगे या 1 दबाएंगे, बोथ वेज आप पहुंचेंगे किसी कॉल सेंटर पर। वो कहेंगे साहब आपने कॉल किया है क्योंकि आपने बटन दबाया है। अच्छा, वो अपना नाम पूछेंगे, फिर अपना 1 मिनट में लेस है ना 10 सेकंड के बाद कहेंगे साहब आपने हमारे से इतना लोन लिया है, आप हमारे को पैसे दीजिए वरना हम आपको गुंडे भेजेंगे। तो आजकल ना नए नए तरीके अपनाए हुए हैं, क्योंकि कोविड में डर और पैनिक हम लोगों की जिंदगी में अहम हिस्सा बन चुका है और आजीवन बना रहेगा। इसी डर और पैनिक को हथियार के तौर पर साइबर क्रिमिनल्स बना रहे हैं। कानून पता है, कानून नपुंसक है, कुछ कर नहीं सकता, कानूनी प्रावधान इफेक्टिव है नहीं, भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान भी इसमें इफेक्ट होते नहीं है, भारतीय आईटी एक्ट में अधिकांश केसेस को जमानती अपराध बना दिया गया है। तो उन्हें पता है कि चलो जी, जब तक हम अपने अंधाधुंध अपनी गोलियां कर सकते हैं, हम मारते हैं, हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पैसा उठाते हैं और तुरंत अपने डिवाइसेस को बंद करके नए डिवाइसेस पर चलते हैं, ना अपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है जब तक आपको इफेक्टिवली आप इकोसिस्टम को टारगेट नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और उन्होंने तो जाल बिछाना है, 100 में से एक बंदा भी फंस गया तो उनके लिए तो दिहाड़ी की कमाई पूरी तरीके से उठ है। 100 में से एक बंदा भी फंस गया, यानी बहुत सारे मल्टीपल कॉल जाते होंगे और इक्का दुक्का जिस साइकोलॉजी और हिप्नोटिज्म की बात अनुज जी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं तो आएगा ही। एल एन राव साहब बड़े फायर ब्रांड पुलिस अधिकारी रहे हैं, दिल्ली सभी जानते हैं। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा राव साहब, आप तो अब कानून के भी जानकार हैं, अब वकील के तौर पर आपकी भूमिकाएं हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि एक नेक्सस की जिसकी बात हो रही है वो नेक्सस कैसे डेवलप हो रहा है और उसको क्यों नहीं बस्ट कर पा रहे हैं। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आता है कि भाई हमें पता है अपराध हो रहा है, अपराध ऐसे हो रहा है, अपराध करने की ये मॉडस ऑपरेंडी है, इसके बावजूद हम उसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। और दुग्गल साहब ने जो कहा कि बहुत कमियां हैं, कानून के लिहाज से भी बताई, कार्रवाई के लिहाज से भी बताई, मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा आप टिप्पणी करें। जी डॉक्टर प्रवीण जी, बिल्कुल वेलकम, आप सभी का धन्यवाद। और अभी जो डॉक्टर दुग्गल साहब ने बताया और अनुज अग्रवाल जी ने बताया, इनके बारे में साइबर क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी और ये कैसे अपने आप में कामयाब होते हैं, उसकी 2-3 वजह हैं। नंबर 1 वजह है कि इनके पास कोई फ्री टाइम है, सारा दिन यही सोचेंगे कि नया नया तरीके कैसे ईजाद करने हैं, क्या करना है। हर जो तरीके से वारदात पुलिस की नोटिस में आता है, उसके अलग से फिर ये आपने अभी कितने गिनाए थे। अभी मैं मैं बता दूं, मेरे कई जानने वालों ने कहा कि मेरी बेटी को थाने में एनडीपीएस एक्ट में बंद कर रखा है। तो मैंने उनको बताया अपनी बेटी का नंबर है तुम्हारे पास, तुम फोन करो उनको। वो तो कॉलेज में पढ़ रही थी तब उसको बड़ी वो साहस मिला कि हाँ ये तो गलत है। हमें तो मालूम है ना, जिनको मालूम है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मालूम वो घबरा जाते हैं, और ये घबराने की वजह से ही ये इनका अपना फायदा होता है। और दूसरी बात, जो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, नई नई चीजें पुलिस ने, अभी आपने देखा हो दिल्ली पुलिस ने हर जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन खोला हुआ है, लेकिन मैं एडमिट करता हूं क्योंकि मैंने कई केस रेफर किए वहां पर और इतना ज्यादा सक्सेस रेट हुआ नहीं है। उसकी 2-3 वजह हैं, वहां पे एक्सपर्ट्स नहीं है, साइबर से डील करने की उनको जानकारी कम है, और केसेस जितने ज्यादा हैं तो वो ओवरलोडिंग है। एक थाने से काम नहीं चलेगा, मैं कहता हूँ हर सब डिवीजन में एक थाना होना चाहिए और एजुकेटेड जो साइबर में बड़े एक्सपर्ट है उनको लगाना चाहिए, ताकि उन सभी केसेस में जितने केस रिपोर्ट होते हैं उसमें कार्रवाई हो, लेकिन नहीं हो पा रही है। दिल्ली की बात करो, मैं तो बाहर के बातों की तो छोड़ दीजिए, आप जो दिल्ली से बाहर के जो रिमोट एरियाज में वहां तो लोग इतने परेशान हो रहे होंगे। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली तो हमारे नोटिस में है ना क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये, जिस प्रकार के नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, आप इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर देते हैं, दूसरे ऐसे नंबर करते हैं तो खरीदे हुए नंबर होते हैं, अकाउंट्स खरीद लेते हैं, जिस अकाउंट में पैसे जाता है वो फटाफट उसमें निकाला, और उसके बाद आप अकाउंट में अगर मिल भी गया अकाउंट पुलिस वालों को तो वो कहेंगे जी वो तो किसी को मैंने वैसे दे दिया था। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम अच्छा, है। मैं एक चीज और बताता हूं, क्या बहुत समय पे आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तानी नंबरों से आता है, और एक चीज बोलेंगे सदर थाने से बोल रहा हूं, देश के हर हिस्से में, हर शहर में, हर जगह पे एक सदर थाना कहीं ना कहीं होता है, तो वो एक कॉमन सदर थाने से बोल रहा हूं, ये भी बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की है। अच्छा अशोक जी, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपकी बेटी साक्षी फलानी जगह पे है, आपका बेटा पवन फलानी जगह पे है, उसकी उम्र इतनी है, वो इस कॉलेज में पढ़ता है, ये सारी बातों के साथ में शुरू कर रहे हैं। ये जानकारियां कौन दे रहा है? वो तो ज्यादा बड़े अपराधी तो वो हैं जो इतने स्पेसिफाई करके जानकारियां दे रहे हैं। देखो, जानकारियां हम खुद दे रहे हैं प्रवीण जी। हाँ, मैं इस पे आने वाला था। सोशल मीडिया के जरिए कई चीजें हम देते हैं, तो
ये जो इतनी आजकल सोशल इंजीनियरिंग है उसके थ्रू सब पता चल जाता है। आप अपने साथ डालते रहते हो, वो सब कुछ वो पूरा आपका स्टडी करते हैं, पूरा प्रोफाइल, और सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू सब कुछ निकाल लेते हैं, आपका कौन है, परिवार में कौन है, वाइफ क्या करती है, सब उन्हें पता रहता है। और इनके साइबर क्राइम के कोर्सेज होते हैं, जो अभी बता रहे थे दूसरे लोग कि कोर्सेज होते हैं, जो IIT की इतनी फीस नहीं है जितनी उनकी कोर्स वाले 15 दिन का 1 लाख रुपए की चार्ज कर लेते हो पूरी इनकी ट्रेनिंग। तो ये सब एक्सपर्ट हो जाता है इन चीजों में, और तब वो लोगों के फायदा उठा रहे हैं, इनका डर का, तो ये लालच इस का, हर नेक्सस चीज को का। हम क्यों नहीं तोड़ पा रहे? यहां तक जानकारी है कि इनके कोर्सेज चल रहे हैं, इतना इतना पैसा है, हम इसको क्यों नहीं बस्ट कर पा रहे? देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं, पवन जी ने भी उस बात को उठाया है, मैंने भी बताया था कि हमारी नहीं है कि साल में 20 लाख FIR कर दें, मुश्किल से 5% केसेज FIR में चेंज हो रहे हैं। पुलिस को जो टेक्निकल मैन पावर चाहिए वो बहुत कम है, जो रेगुलर ट्रेनिंग वाले हमारे जो कांस्टेबल या दरोगा होते हैं उन्हीं को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा फ्लो बताता हूँ, IT एक्ट का IO इंस्पेक्टर होना चाहिए। इंस्पेक्टर कितने हैं पुलिस में? हर थाने में 1 इंस्पेक्टर या 2 इंस्पेक्टर है, तो वो 20 FIR कहाँ से दर्ज करेगा? 50 FIR कहाँ से दर्ज करेगा? 20 तो रोज के आ जाते हैं उस पर कंप्लेंट। तो हमने 10 बार बोला इस लॉ को बदल देना चाहिए। इंस्पेक्टर क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा है? सब इंस्पेक्टर कर सकता है। तो बहुत सारे इसी तरह से बैंक्स हैं, बैंक्स को अपना धंधा चाहिए, वो करते जा रहे हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर को अपना धंधा चाहिए। एक एक क्रिमिनल हम पकड़ते 200 हजार सिम कार्ड मिले एक आदमी पे, एक क्रिमिनल। इतने सारे सिम कार्ड कैसे मिल जाते हैं? इतने सारे बैंक अकाउंट खुल जाते हैं। बैंक अकाउंट खुला बंद हो गया तो बैंक वालों को दिख नहीं रहा, उनकी अपनी रिसर्च में तो इस पे ले जा सकती है उनको। वो क्यों नहीं AI का यूज कर रहे? ये ऐसे अकाउंट्स को सबको ब्लॉक करें, इनको रिपोर्ट करें, ठीक है? तो ये सारा ये इन पे कोऑर्डिनेशन कड़ी भी हो रहा कार्रवाई है। होनी चाहिए। मैं इस पे अनुज जी से जरूर क्योंकि वो साइबर लॉ के एक्सपर्ट हैं, लेकिन त्रिपाठी जी एक हम महत्वपूर्ण, क्योंकि तकनीकी, जैसा आपने क्लोनिंग के बारे में बताया, आप एक और तकनीकी बात बता रहे थे, मैं चाहूंगा कि वो दर्शकों से भी साझा करें आप। अभी सर अशोक सर की बात सुन के मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि अभी रिसेंटली मेरी कुछ कन्वर्सेशंस हुई थी एक स्टेट के कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से। तो मैंने उनसे पूछा कि जो कॉल्स आती हैं तो इसके बाद वो उनको स्काइप पे या किसी वेब कॉल पे लेके जाते हैं, तब तो आराम से IP ट्रैक हो जाती है। अगर वेब पे लॉगिन कर रहे हैं तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके या कुछ करके ट्रैक करते हो। देयर आर वेज, बहुत से तरीके हैं जिससे आप ट्रैक कर सकते हो। आप क्यों नहीं करते हो? वो उस टाइम पे इतना इंटरेस्टेड हो गए कि यार एक बार सौरभ जी जरा सा दिखा दो ना वो टूल खोल के कैसे होता है। ऐसे बहुत से टूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं जिनसे उनको ट्रैक किया जा सकता है। कुछ कॉल्स तो पाकिस्तान से आ रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर जो है 70-80% कॉल्स तो इंडिया से ही आ रही हैं, उनको ट्रैक किया जा सकता है। तो एक बहुत बेसिक सी बात है कि जो हमारी साइबर सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उनको एक्चुअल में ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप ट्रैक करो और हर केस को प्रॉपर तरीके से हैंडल करके, क्योंकि डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल तरीके से ही वो पकड़े जाएंगे। उसके लिए जाना पकड़ना बाद में होगा, पहले उनको ट्रैक करना ज़रूरी है। एक बात। दूसरी बात, जो कॉल्स आ रही हैं, वीडियो कॉल्स आ रही हैं, उन या कुछ भी फैमिली मेम्बर बन के कॉल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फेस है तो वो उसका एक क्लोन बना लिए, तो उसकी फिल्टरिंग के लिए बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं ऑलरेडी। देयर आर मेनी कंपनीज जो इंटरनेशनल लेवल पे वो कुछ डेवलप कर रही हैं जिससे कि जो भी AI कॉल्स आएंगे उनको डिटेक्ट करेंगे। मैं इनसे यही बात कर रहा था कि अब तो वीडियो और ऑडियो का कोई धर्म नहीं रह गया। पहले तो माना जाता था साक्ष्य की वीडियो है, अरे अरे वीडियो है, अब तो असली है कि नकली है कुछ कह ही नहीं सकते। और सचमुच किसी का असली हो तो भी वो कहेगा बना हुआ भैया, फेक है, ये तो कोई बात ही नहीं बन। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है कि फेक को फिल्टर किया जा सके। Absolutely. अनुज जी मुझे थोड़ा सा ये बताएं, आपकी लॉज को लेकर बड़ी बात हो रही है। अच्छा, लॉज कड़े हो भी जाएं, या पवन जी भी जिसका जिक्र कर रहे थे शुरुआत में, तो भी क्या फायदा होगा? और फिर उन लोगों को भी थोड़ा एड्रेस करिए जो ये सोचते हैं कि ये इतना बड़ा अपराध नहीं है, चलो किसी को डेटा दे दिया, वो इसका क्या करेगा, ठीक है, उससे कितना बड़ा नुकसान कर दिया किसी को हार्ट अटैक आ गया, उनको अंदाजा भी नहीं है कि वो कितने बड़े पाप के भागी बन रहे हैं। चाहे वो बैंक का कर्मचारी हो, चाहे वो टेलीफोन कंपनी का, मोबाइल कंपनी का, सिम कार्ड देने वाली कंपनी का, या जो डेटा को बेच दे रहे हैं किसी को, ऐसे लोगों के खिलाफ भी आपको लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कानून क्या कहता है इस पर? मैं ये कहूंगा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न कर लिया और जो मेरे दिल के बड़ा करीब रहता है, और मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन संक्षेप में ही कहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी हमारी जो कमी है वो है इच्छा शक्ति की कमी। अगर हम कानून की बात करें तो IPC, जिसका नाम अब बदल गया है और न्याय संहिता वगैरह हो गया है,
उसमें प्रोविजंस पहले से थे और आईटी एक्ट में कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो इस प्रकार के साइबर अपराधों में कम से कम 3 साल की सजा की बात करते हैं। और 3 साल की सजा काफी बड़ी सजा होती है, कोई मामूली सजा नहीं है। किसी भी अपराधी को 3 साल अगर जेल में कायदे से रख दिया जाए तो काफी उसकी। अब सवाल ये कि कन्विक्शन रेट क्या है? वो शायद 1%, 0.1%, 2%, 5% तो आप एफआईआर ही कर रहे हैं, ये तो सभी लोग मान रहे हैं। तो अगर 5% जो एफआईआर हो रही है तो उसमें से कन्विक्शन कितनों का हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात, ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग क्यों नहीं है? एक्सपर्ट्स को कोई बुलाना नहीं चाहता। ट्रेनिंग के लिए अगर आप साइबर एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाना चाहते हो और उनसे अगर एक्सपेक्ट करते हो कि वो 500 रुपए घंटे पर आएंगे, तो वो नहीं आएंगे। ये नए जमाने की चीज है, तकनीकी चीज है, तो इसके लिए आपको जेन्युइन एक्सपर्ट एक रीजनेबल प्राइस खर्च करनी पड़ेगी। सरकार के जो तौर तरीके हैं उसमें वो अपना वही 1,500 रुपए, और उसमें भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ आप अपने खर्चे पर आ जाइए और ये और वो। उसके बाद जो अधिकारी उसमें नॉमिनेट होते हैं वो सोचते हैं कि यार इससे क्या मुझे कोई बड़ा भारी फायदा होने वाला है ना, इस टाइप की कंसिडरेशन है ट्रेनिंग को लेकर। दूसरी चीज, जो कानून बना हुआ है उसके एनफोर्समेंट को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं है। जैसा कि आपने भी कहा कि भाई अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जा रहा है जिसका कि 2-5 लाख का भी नुकसान हुआ है तो वो तो बहुत मामूली बात समझी जा रही है, जबकि हो सकता है कि उसके किसी खास संबंधी का ऑपरेशन रुक गया हो। ऐसा हो सकता है कि वो एक गरीब आदमी है, उसके घर में शादी होने वाली हो बिटिया की, वो रुक गई हो। तो हमें इन अपराधों की गंभीरता को एक महिला को हार्ट अटैक आ गया, बेटी फलाने केस में पकड़ी गई, हार्ट अटैक से मर गई एक महिला। ये एक मसला है जो कि हमारी नॉलेज में आया है। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं, मैं तो रोज ही सुनता रहता हूँ, मेरे पास ऐसे मामले आए दिन आते हैं। और कभी कभी हम लोग हालांकि बहुत बैलेंस्ड है लेकिन भावुक हो जाती हैं। ठीक है, मुझे ये तो बात समझ में आ गई अनुज जी की बहुत सारी विसंगतियां और कमियां हैं जिनको आपने एड्रेस किया, क्यों तो लोग और ना घबरा जाएं। हम थोड़ा इसको और थोड़ा पॉजिटिव साइड पर ले जाते हैं। पवन दुग्गल साहब के साथ में मेरा अनुभव जो है, मुझे याद है कि करीब 15-1 साल हो गए उनसे बात करते हुए, साइबर एक्सपर्ट, और ज्यादा ही समय हो गया होगा। और उस समय पे पवन जी आपसे बात होती थी, कभी कोई आतंकी ने हैक कर लिया है, कुछ कर लिया है, तो उसके ऊपर हम बात करते थे, विचार विमर्श करते थे। और आज देखिए, देखते देखते मामला कहां पर चला गया, एआई, और बहुत तेजी से ये ग्रो होता चला जा रहा है। थोड़ा त्रिपाठी जी इस पर प्रकाश डालिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका बूम आना और ये अपराधियों के पास पहले पहुंच जाना, जांच अधिकारियों के पास ना पहुंच पाना, या उसको लेकर हम लोगों का उतना एक्सपर्टाइज नहीं होना, ये इस गैप को कैसे दूर किया जाए, और खास तौर पर जो एंड यूजर सुन रहा है उसको कैसे आप बताना चाहेंगे ये बात? देखिए, गैप को कैसे दूर किया जाए, अगर साफ साफ बोलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। गैप को ऐसे दूर किया जाए कि गवर्नमेंट को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। टेंडर आता है, उसमें L1 से लेकर के L3 तक में आपको 150 लोग दिखते हैं, लोवेस्ट बिडर को टेंडर मिल जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, या सिक्योरिटी के जो एक्चुअल टूल्स हैं, इनके प्रोसेसेस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल कंपनीज जो अच्छी प्राइस डालती हैं उनको नहीं मिलता। वही टूल्स अगर आप खरीदने जाओगे मार्केट में, जिन टूल्स को यूज़ करके हम ट्रैक कर सकते हैं या हमको आपको ट्रेन कर सकते हैं, वो टूल्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं। 10-20 हज़ार डॉलर तो आराम से लग जाता है। जब आप पैसा ही नहीं दोगे, आप ये चाहोगे कि 1000, 1500, 2000, 5000 जैसा सर ने बोला ना, उसमें आप पूरा 100% ले आ करके यहाँ पे 360 डिग्री सिक्योरिटी दे दो। आपको एक बात बताता हूँ, अभी रिसेंटली मेरी मीटिंग हुई एक बहुत बड़े ऑफिशियल से, किसी बैंक के, आई विल नॉट नेम, ठीक है। मैंने बोला सर ऑडिट तो करवा लो। बोले क्या होता है, क्यों करवाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो वो ये तो एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी का मसला। अब जैसे फोन है, फोन में साइकोलॉजिकल हैक कि आपकी कमजोरी और आपके भय को देखा जा रहा है, कोई सिंपल कॉल किया जा रहा है, इसकी सिक्योरिटी का क्या करेंगे? इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो तो आपको ट्रैप कर रहा है, धीरे 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 झांसे में ले रहा है। एक कॉल लगाने के बाद फिर वीडियो कॉल पर आकर, या फिर बाद में लिंक वगैरह जो भेजी जाती है, वो मसला है। तो ये जो एक आम यूजर है उसके लिए तो बड़ी समस्या का विषय है।
देखिए वायरस को तो रोका जा सकता है, लेकिन जो ये कॉल वाले वायरस हैं जो कॉल करते हैं, हाँ इनको रोकने के लिए एयरटेल ने अभी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि वो अपने यूजर्स को पहले से ही स्पैम दिखाना शुरू कर दिए हैं कि भाई Suspected ये spam सस्पेक्टेड कर- स्पैम है, आप इस पे बात करो तो बहुत संभल के करो। इससे कुछ बिजनेसेस ने बहुत बोला यार भैया ये तो गड़बड़ है यार, हमारे बिजनेस का ही स्पैम आ रहा है। डेली जो 60 कॉल से या 70 कॉल से कुछ ऐसा था, आई जस्ट डोंट रिमेंबर दैट, उससे ऊपर जो कॉल करेगा ना उसका स्पैम दिखाना वो शुरू कर देते हैं कि भाई सस्पेक्टेड स्पैम है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टेलीकॉम कंपनीज को भी शुरू करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए कि बॉट्स होते हैं यार, कौन बोल रहा है कि किसी की प्राइवेसी का हनन होगा। बॉट्स को बोलिए, बॉट लिसन करेंगे, सुनेंगे, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को सुनेंगे, डिटेक्ट करेंगे और इसके बाद उसको हाईलाइट कर देंगे। जब हाईलाइट करेंगे तो वो जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज है उनके पास भेज दो आप कॉल को कि भैया यहाँ से कॉल आ रही है, इस टाइप की कीवर्ड्स आ रहे हैं, आप इनको ट्रैक कर लो। समझ रहे हैं? इतना ऐसे ही। मुश्किल भी नहीं है इनको पकड़ना, लेकिन जानकारी हो तब तो। सौरभ मणि त्रिपाठी पुलिस में नहीं है, जो पुलिस में है उन्हें ये नहीं पता कि ये साइबर एक्सपर्ट सौरभ मणि त्रिपाठी, अनुज अग्रवाल जी क्या करते हैं, या राव साहब या अशोक जी जैसे अधिकारी जो होते हैं वो अब एक ज़माने में देखते रहे। और आज भी पुलिस के पास बहुत काम भी होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हम पुलिस को कई बार बोलते हैं, लेकिन पुलिस को फिजिकली भी उतना ही काम करना पड़ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। वर्क फोर्स बड़ा नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट उतना मिल नहीं पा रहा है, ये भी एक चुनौती का विषय है। कमियों चुनौतियों की बहुत बात हो गई है। अनुज जी, अब जरा दर्शकों को सीधे एड्रेस करते हुए बताइए क्या करें। जैसे 5 Ws और 1H हमारी पत्रकारिता में सिखाया जाता है शुरू कि कौन कैसे कब कहाँ जैसे सवाल पूछे, लेकिन फिर भी किस तरह से सतर्क रहें, थोड़ा सा आप बताएं दर्शकों को। अनुज जी। देखिए, बहुत ही 2-3 छोटी-छोटी चीजें मैं सिर्फ बताना चाहूंगा, क्योंकि हम एक आम दर्शक या जब हम आम व्यक्ति होते हैं तो कोई एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। एक तो जो हमारा OTP वन टाइम पासवर्ड है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, उसको बिल्कुल वो आपके साइबर खजाने की चाबी है, तो उसको आपने बच्चे की तरह सीने से लगाए रखना, किसी भी हालत में उसे किसी को देना नहीं है। ये एक सबसे सिंपल नियम है, कुछ भी हो जाए आप OTP में बताएं। दूसरा, ये जो फ्री ऑफर वाले लिंक्स आ रहे हैं आपके पास, जिसमें आपको तरह तरह के फ्री ऑफर दिए जा रहे हैं, उसको बिल्कुल आप क्लिक ना करें। और तीसरा, वीडियो कॉल अननोन नंबर से जो आ रही है, आप उसको ना पकड़ें, उसको ना जवाब दें। 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए भी ना लें। अभी अमेरिका में एक प्रोफेसर हैं, उनको किसी ने स्टूडेंट बन के महिला ने फोन किया कि साहब हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। उन्होंने बेचारों ने बहुत ही गुडविल में उनको बताना शुरू किया, और पता चला उनकी एक वीडियो और AI के माध्यम से थोड़ा चेंज करके अब वो उनसे एक्सटॉर्शन की बात हो रही है। तो अननोन नंबरों से वीडियो हाँ, कॉल ये तो करके मैंने जैसे सामान्य बताया यहाँ कॉल पे, करें। मैंने निजी अनुभव, एक मित्र हैं हमारे, उनके साथ में बिल्कुल यही हो गया, तो सभी आश्चर्यचकित जी। रह गए। तो अच्छा, अब सामान्य कॉल करें, जी वीडियो कॉल से बचें, सामान्य कॉल करें। तो मुझे लगता है ये 3 बहुत चीजें हैं जी, आपने जिसको अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट इस्तेमाल रखे करें तो हैं। इससे बच मैं सकते चाहता हूं सभी मेहमान क्लोजिंग कमेंट में अपनी अपनी बात को रखें। राव साहब, ये बताएं कि कोई पुलिस की वर्दी पहनकर आ जाए, पुलिस का नाम लेकर आ जाए, लोगों में पुलिस सुरक्षा के लिए है, मन में डर नहीं होना चाहिए कि पुलिस का आ गया, थाने से आ गया कॉल तो घबराहट में कुछ भी कर दो। थोड़ा सा बताइए कि लोगों में ये सोच क्यों है और कैसे इसको दूर करें। मतलब डरना नहीं है पुलिस से, पुलिस सहयोग के लिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा। इस ऐसे मामले में पुलिस के नाम से कोई डराता है तो बिल्कुल ना डरें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके चैनल के माध्यम से आप इतना प्रचार कर रहे हैं, ऐसे ही मैक्सिमम गवर्नमेंट की तरफ से भी अवेयरनेस इसमें होनी चाहिए। अभी सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए। हम तो इसमें कर रहे हैं, जो आपने व्यूअर देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी अवेयरनेस जरूरी है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अननोन लिंक को अगर ये भी देखना चाहिए कि लिंक जो है ऐसे ही किसी को कोई भी किसी पे लिंक आ जाता है, लालच में ना आए। कभी की ऑफर आ रही है, फ्री का ये आ रहा है, उसके लालच में नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। वीडियो कॉल की बात जो अभी अग्रवाल साहब ने बताई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे ऐसे लोगों को एक्सटोर्शन पैसा लाखों रुपए ले लिया है, उसकी नंगी तस्वीर दिखा के साइबर में तुम्हें वो कर देंगे, तुम्हें आपको सोशल मीडिया में बदनाम कर देंगे, और वो बेचारा घर भी नहीं बता पाता है। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया इसी बात के ऊपर। तो ये सब चीजें पब्लिक को मालूम होनी चाहिए, आम पब्लिक को मालूम होनी चाहिए। और उसके बाद पुलिस को भी थोड़ी सी संवेदनशील होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तुरंत उसको दर्ज करें, दर्ज करने के बाद पकड़ने की कोशिश करें। क्योंकि पुलिस का जो पब्लिक से रिलेशन है ना, वो ऐसा होना चाहिए जैसा अभी आपने कहा कि पुलिस मित्र है। पुलिस कभी भी ऐसे थ्रेट नहीं करेगी कि आपको
चित्र बना दिया और उसमें आपको अरेस्ट कर देंगे, हथकड़ी दिखा हाँ, देंगे। एक बहुत बड़ी कई बार गलतफहमी मैं भी दर्शकों को ये बोलना चाहता हूं। पुलिस की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, बहुत सारे जवाब भी देना पड़ते हैं। तो आप कभी ये मत सोचिए, पुलिस बहुत सोच समझ कर बात करती है, आप कभी देखिएगा। हो सकता है कई बार आपको अक्खड़पना दिखे, कई बार आपको थोड़ा सा ये लगे कि किस अंदाज में बात करें, वो उनका अंदाज होता है। लेकिन पुलिस को लेकर अगर आप मन में ये भाव बैठा लेंगे और डरना शुरू कर देंगे तो आप और उलझते चले जाएंगे। अशोक जी, मैं चाहूंगा, आपने सोशल मीडिया पर भी एक टिप्पणी करी थी, थोड़ा सा दर्शकों को सचेत करें कि वो अपनी प्राइवेसी को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर कैसे सतर्क रहें, चाहे वो किसी तरह का झूठ हो, पुलिस के नाम पर हो या साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से हो। एक तो मैं थोड़ा पहले बात अनुज जी ने कही थी, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ। बाकी तो अनुज जी ने और राव जी ने काफी अच्छा बोला। इन्होंने कहा 3 साल की सजा बहुत होती है। 3 साल की सजा आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, क्योंकि देश का कानून बदल चुका है और वो कह रहा है 7 साल से सजा के नीचे तो आप अरेस्ट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो सिटिंग डीजीपी की फेक आईडी बना देते हैं, सिटिंग चीफ जस्टिस की फेक आईडी बना देते हैं। तो कानून को स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्होंने कहा एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाते, एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, बुलाए जाने चाहिए। बट और अभी एमएचए ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया, साइबर कमांडोज तैयार कर रही है एमएचए, और नेशनल पुलिस एकेडमी भी उसमें ट्रेनिंग दे रहा है जी। पर ये सारे एफर्ट्स अभी इनसफिशिएंट है, बिकॉज जितने सारे वो है ना स्टेक होल्डर्स, सबको आरबीआई ने शिकंजा कसा है बैंक्स पे, पर प्राइवेट बैंक्स पे नहीं कसा। उनको बिजनेस करना है, सर्विस प्रोवाइडर्स को, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को बिजनेस करना। हमें ये सबको भी जोड़ना होगा। और जहां तक आदमी की बात है, उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बहुत सारे, उसको जितना लोग कर सकते हैं लोग रखना है, जितने ज्यादा डबल ऑथेंटिकेशन रखना है हर जगह, हर, और आसानी से डरना नहीं है, आसानी से लालच और नहीं आना है। अपनी निजी जानकारियों को, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, आप सामाजिक रूप से कोई कार्य नहीं कर रहे हो तो निजी जानकारियों को कम से कम साझा करिए अपने परिवार के मैं तो विषय ये में। भी कहूंगा कि अपना आधार कार्ड भी सबको कहीं ना दें कि बहुत ही कानून rare, में बहुत ही ऐसा rare कहीं जगह नहीं पे है कि आधार 7 कार्ड साल से कम इससे पे आप- अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नोटिस देने की जरूरत है। अगर वांछित अपराधी है, गलत काम किया है, 41A का नोटिस देके आप निश्चित रूप से अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस जानबूझकर एक लंबी रस्सी अपराधियों को दे रही है। मैं बहुत जानता सारे हूं अनुज जी मामलों में आपका खेत के साथ पॉइंट, पहुंच और ये आलो टॉपिक ही नहीं है। मैं अशोक जी का ये पॉइंट मैं टॉपिक नहीं जानता है। हूं। ये आपको पता नहीं डिबेट का कितने विषय पुलिस है, अधिकारियों को कंटेम्प्ट नोटिस ये दिया गया। एक बड़ा डिबेट का विषय, इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा था। हालांकि आज हमारा विषयांतर भी हो जाएगा, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण विषय, इस पर कभी बात करेंगे। चलते चलते सौरभ भाई फटाफट, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी के बहुत अच्छे जानकार हैं मैं जानता हूं, तो क्या ये ऐप, जैसे ओटीपी के बारे में बोला, मैं जानता हूं कई ऐसे ऐप आपने डाउनलोड कर रहे हैं जो आपके एसएमएस पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में सतर्कता क्या बरतें? देखिए, ऐप स्टोर वेरीफाइड ऐप डाउनलोड करें, पहली बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया था और यहाँ पे किसी ने डिस्कस नहीं किया, फेसबुक पे कहीं भी जा रहे हैं तो टैग करना अपने, ये मेरे समधी हैं, ये मेरे भैया हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी सिस्टर हैं, उसको टैग करना कोई फ़ायदा नहीं है। वो हैं, आप ये करते हो, सब जगह पे जहाँ जाते हो वहाँ का सब दिखाते हो, टिकट तक फ्लाइट का, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ तो टिकट के साथ फ़ोटो खिंचाते हो, उनको सब पता है। और प्रोफाइल को प्राइवेट करो, प्रॉपर तरीके से प्राइवेटली अपना आइडेंटिटी रखो, आराम से बच जाओगे। क्योंकि पहले ना अनपढ़ लोग जो है, जो कम पढ़े लिखे होते थे, वो फंसते थे। अब पढ़े लिखे फंस रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये उनको समझ में आ रहा समय है। काफी हो गया, बातचीत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय था और इस पर हम और बातचीत करेंगे। लेकिन एलन राव साहब आपका, अनुज जी आपका, सौरभ मणि त्रिपाठी आपका, पवन दुग्गल साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का सवाल में इतना ही, खबरें जारी है।